जयपुर में पिछले काफी समय से संविदा पर लगे हुए नर्सिंग कर्मी जिनको सरकार ने 1 साल के बाद में हटा दिया है, वो धरने पर बैठे हैं और एक जिद कर रहे हैं कि हमको जिस काम में आपने कोरोना के बहाने लगाया था उसी काम में आगे भी जारी रखें। अब बहुत सारे लोग उनके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं। सरकार इस मामले पे अभी तक चुप बैठी है। जो सरकारी अफसरों का रवैया होता है कि हमने तो पहले ही कहा था कि आपको केवल 1 साल के लिए ले रहे हैं, तो उस स्टैंड में रद्दोबदल कैसे हो सकता है। अधिकारियों की अलग भाषा होती है और राजनेताओं की अलग भाषा होती है, जो पक्ष में होते हैं विपक्ष में होते हैं। दोनों ही कोई ज्यादा गंभीर नहीं होते, ना युवाओं के मामले में और ना किसानों के मामले में। लेकिन अभिनव राजस्थान पार्टी इस तरह की बातें नहीं करती है। अभिनव राजस्थान पार्टी सिद्धांत के साथ बात करती है, तथ्यों के साथ बात करती है, सत्य के साथ बात करती है और स्पष्ट बात करती है। आज मैं आपके सामने इन संविदा पर लगे नर्सिंग कर्मियों को हटाने के बारे में मेरी और अपनी पार्टी की बात को रखूंगा, बिना किसी लाग लपेट के। सबसे पहली बात है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि साल भर पहले राजस्थान की सरकार ने कोरोना के प्रबंध के लिए नर्सिंग किए हुए युवाओं को आमंत्रित किया था कि आप आइए और कोरोना के प्रबंध में हमारी मदद करिए। हर मोहल्ले में, हर गांव में इन सहायकों को लगाया गया और इनकी संख्या कम नहीं है, 28,000 की संख्या है। हां, यह जरूर कागजों में लिखा था कि यह जो काम आपको दिया जा रहा है यह पूर्णतः अस्थायी है, यह स्थायी नहीं है, यह कहा गया था। अब जब 1 साल पूरा हो गया है और ऐसा लगता है कि कोरोना की बीमारी लगभग भारत से जा चुकी है, तो ऐसे में सरकार ने वो एग्रीमेंट अब रद्द कर दिया है। ये युवा लोग चाहते हैं कि उस काम में इनको जैसे पहले लगाया था उसी तरह जारी रखा जाए और इनको जॉब से नहीं हटाया जाए। कोई भी होता है इनकी जगह, आप और मैं होते तो हम भी यही चाहते कि हमें इस काम में जारी रखा जाए। अभिनव राजस्थान पार्टी इस बारे में क्या सोचती है, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम ये स्पष्ट रूप से मानते हैं कि इन युवाओं की बात जायज है, सही है। आप कागजों के आधार पर, लिखित एग्रीमेंट के आधार पर इनकी भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते। इनकी बात क्यों सही है? इसलिए कि जब आपने इनको जॉब पर रखा था, आपको भी पता था कि आप सस्ती लोकप्रियता के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, हम नौकरियां दे रहे हैं युवाओं को, जबकि आप नौकरी नहीं दे रहे थे, एक सुनहरा हसीन धोखा दे रहे थे। और ये सब युवा उस जाल में फंस गए। इनको ऐसे लगा जैसी कि एक भ्रांति है राजस्थान में कि एक बार टेम्परेरी लग जाओ कैसे करके, एक बार राज के अंदर कहीं भी घुस जाओ, बाद में परमानेंट हो जाते हैं। इनको और इनके अभिभावकों को यही बात लगती रही और इस जॉब में आने के लिए, इस टेम्परेरी जॉब में आने के लिए इन लोगों ने बहुत पापड़ बेले हैं और मैंने भी अपने आसपास ऐसा देखा है। किसी तरह से घुस जाओ, किसी तरह से लिस्ट में नाम आ जाए। हालांकि अधिकारियों ने कोशिश भी की फेयर रहने की, मेरिट लिस्ट बनाई और कहते थे कि हमने उसके आधार पर इनको लगाया, लेकिन जब ये लग गए तो मिठाइयां बांट रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे परमानेंट नौकरी लग गई। रिश्ते नातों की बातें होने लगी।
माँ बाप को लगने लगा कि बेटा बेटी जो मेरे सामने बेरोजगार घूम रहा था, अब वो हर महीने कुछ ना कुछ पैसे लाएगा। इस स्थिति में इनको लिया गया था। इसको हमें समझना चाहिए, इनकी जगह खड़े होकर देखना चाहिए, इनके परिवार की जगह खड़े होकर देखना चाहिए कि उस परिवार को, उस युवा को क्या लगा होगा जब उसके पास में इस तरह का कागज आया था कि कल से आपकी ड्यूटी यहां पर होने वाली है। और फिर कैसे इनको उम्मीद जगी होगी कि अब हमारे पास महीने में पैसे होंगे, खुद खर्च करेंगे। कैसे माता पिता ने रिश्तों की आस में बैठे लोगों को कहा होगा कि अब हमारा बच्चा या बच्ची जॉब में लग गया है। आप समाज में घटने वाली उन बातों को नकार नहीं सकते सरकार। आपके बच्चे, आपका परिवार इस स्थिति से गुजरता तो ही आप इन भावनाओं को समझ सकते थे। यह खालिस राजनीति की बात नहीं है, यह हमारे समाज की हकीकत है जिसको सरकार आपको समझना चाहिए। एसी के कमरों में बैठ के अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज के आप निश्चिंत मत हो जाइए। लोकतंत्र में बहुत कुछ चलता है अंदर अंदर। तो दोस्तों, इन लोगों को जब जॉब में रखा गया था तो यह घटा। सरकार के लिए कोई नई बात नहीं थी, सरकार तो ऐसे लगाती रहती है संविदा पर, लेकिन उन परिवारों में यह घटा, समाज में यह घटा। कई लोग डिग्रियां लेके बैठे थे लंबे समय से, उनको लगा कि अब जाके डिग्री कुछ काम आई है। अब आप अचानक से एक ऑर्डर इश्यू करके कहते हैं कि कल से आप जॉब में नहीं है। आप सोचिए कैसी बीतती होगी उन माता पिता पे, क्या बीतती होगी। उनको नहीं पता ये टेम्परेरी जॉब है कि परमानेंट जॉब है, सच में नहीं पता। बहुत सारे गरीब माँ बाप हैं जिन्होंने काफी पैसे खर्च करके डिग्रियां करवाई नर्सिंग वाली, उनको नहीं पता। उनको तो लगा जॉब लग गया। अब अचानक से उनको मध्यम परिवारों को, गरीब परिवारों, ये अमीर परिवारों के लोग नहीं है दोस्तों। ये जो नर्सिंग की डिग्री लेते हैं और जो ये जॉब में लटकते हैं, ये अमीर परिवारों के लोग नहीं है। ये मध्यम और गरीब परिवारों के लोग हैं जिनको कुछ भी चाहिए, 7,000, 8,000, 10,000, 20,000, कुछ भी चाहिए। और इसी आस में इन्होंने डिग्रियां ली, खूब सारा पैसा उन डिग्रियों पर खर्च किया। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ऐसे कोई भी नहीं कहेगा आपको, ना मीडिया इस तरह की बात बोलेगा, ना राजनीतिक संगठन इस तरह की बात बोलेंगे, ना राजनेता ऐसी बात बोलेंगे। सब इसमें कुछ ना कुछ अपना देखते रहते हैं। तो मैं जो पहली बात कहना चाहता हूं अभिनव राजस्थान पार्टी की तरफ से कि इन लड़के लड़कियों का स्टैंड बिल्कुल सही है, एकदम सही है। इनके परिवारों का सोचना एकदम सही है कि आप अचानक से इनको कैसे हटा रहे हैं। क्योंकि जो माहौल बनाया गया था, सिफारिशें की गई थी, जिस तरह के फोन नेताओं ने किए थे, उससे ऐसा लग रहा था कि बस एक बार अटक गया तो कोई निकालने वाला कोई नहीं। मैं आगे बताऊंगा आपको कि संविदा के बारे में मैं क्या सोचता हूं, लेकिन आज की तारीख में बात यह है कि ये जो लड़के लड़कियां धरने पर बैठे हैं कि हमको इस जॉब में कंटिन्यू रखा जाए, इनकी बात जायज है या नाजायज है? अभिनव राजस्थान पार्टी कहती है कि इनकी बात बिल्कुल जायज है। इनकी भावनाओं के साथ इस तरह से नहीं खेला जाना चाहिए। तीसरी बात, तो क्या होना चाहिए? होना यह चाहिए कि इनको अभी इस जॉब में कंटिन्यू रखा जाए और एक ऐसी विधि इजाद की जाए जिससे इनको इनके काम का कुछ श्रेय मिले, जैसा अक्सर करते हैं। कुछ श्रेय मिलना चाहिए कि आपका 2 साल का अनुभव रहा, तो जब परमानेंट वैकेंसी निकलेगी तो उसमें आपको कुछ वेटेज दिया जाएगा कि आपका अनुभव है। सबको देते, इनको भी देना चाहिए। अभी इनके जॉब को कंटिन्यू रखना चाहिए और मुख्यमंत्री रखेंगे भी, मैं आपको आज बता देता हूं। जो धरने पे बैठे हैं या जो अपने घरों में बैठे हैं, उन लड़के लड़कियों को मैं बता दूं कि ये मुख्यमंत्री उनको रखेंगे भी, लेकिन पूरा तपाएंगे।
पूरा तपाएंगे, फिर अपने आदमी इनमें घुसाएंगे, वो आदमी आके उनको कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप इनकी बात को मान लीजिए। मुख्यमंत्री जी मान लेंगे, क्योंकि 1.5 साल बाद में चुनाव है, उनको बाद में कुछ करना नहीं है। और फिर मालाओं का दौर शुरू होगा कि जननायक आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप मेहरबान हो गए, आपने हमारा जॉब बचा लिया, अगली बार आपको ही वोट देंगे। इस तरह का एक तमाशा भी होगा। यह होगा आगे। अगर पीछे की घटनाएं सही हैं तो पीछे के जितने भी तमाशे हुए हैं वो सही हैं तो यह भी होगा। यह तो मैं बता रहा हूं आपको बात कि क्या होना चाहिए और क्या होने वाला है। अब आते हैं मूल मुद्दे पे। हमेशा हम डालियों को काटने में लग जाते हैं, जड़ कहीं और छोड़ देते हैं। मूल मुद्दा यह है कि नर्सिंग भर्ती लंबे समय से नियमित रूप से नहीं हो रही है। मैंने कई बार सरकार को कागज लिख के पूछा है कि आखिर ये भर्ती करने की प्रक्रिया क्या है, आप नियमित भर्ती करते क्यों नहीं हो? क्यों जो डिग्रियां लेके बैठे उन्हें बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? आप बार बार ये संविदा संविदा का नाटक क्यों खेलते हो? फिर इनको लटका देते हो, कहीं का नहीं छोड़ते हो। तो क्या आपको नर्सिंग स्टाफ की जरूरत नहीं है? जबकि मैं ये मानता हूं कि हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट में एज ए डॉक्टर मैं मानता हूं कि नर्सिंग कर्मियों की ज्यादा जरूरत होती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में नर्सिंग कर्मियों का वैल्यू ज्यादा है, उनकी पूछ ज्यादा है। हमारे भी साउथ इंडिया में चले जाइए, वहां पर उन लोगों को ज्यादा वजन देते हैं। तो हमारे यहां रेगुलर वैकेंसी कई सालों से नहीं निकली, कई सालों से। जैसे सरकार को परमानेंट नर्सिंग कर्मियों की जरूरत ही नहीं है। फार्मेसी वालों की वैकेंसियां नहीं निकल रही है, कुछ ना कुछ उसमें भी अड़ंगा अटकाते रहते हैं। संविदा पे उसको भी ले लो, संविदा पे इसको भी ले लो। क्लर्कों की वैकेंसी नहीं, संविदा पे ले लो। ये संविदा का जो तमाशा है, हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने शुरू किया था किससे? और इनको इनके अधिकारी ये समझाते हैं कि इससे कम पैसा खर्च होगा सरकार का। जब आदमी 100 रुपए में मिल रहा है तो उसके लिए 1000 रुपए क्यों खर्च किया जाए? लेकिन ये आदमी नहीं है, ये राजस्थान का युवा है जिसने एक प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है। उसको मजदूर मत समझो। सरकार जागो, इस राज की नीति से बाहर आओ और लोग के कल्याण के बारे में सोचो। तो मूल मुद्दा यह है कि वैकेंसी लंबे समय से क्यों नहीं आ रही है, इस बात को हम लोग उठाएंगे। हमारे मिशन 2022 में हम लोग इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएंगे। डॉक्टरों की, नर्सेज की, पटवारी की, ग्राम सेवक की, हर वैकेंसी, टीचर्स की वैकेंसी समय पर निकलनी चाहिए। उससे एक नुकसान बताऊं आपको क्या होता है? बहुत सारे ऐसे साथी जिनकी उम्र निकल जाती है वैकेंसी नहीं निकलने के कारण से, उनकी बिना गलती के वो अयोग्य सिद्ध हो जाते हैं। बरसों से वैकेंसी नहीं निकलती है, नंबर ही नहीं आता उनका। जैसे ही आने का होता है उम्र निकल जाती है। तो वो अयोग्यता किसके कारण होती है? सरकार की अक्षमता के कारण। मूल मुद्दा यह कि वैकेंसी इस टाइम पे निकलनी चाहिए। जितने भी लड़कों ने नर्सिंग की डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, उनको अवसर मिलना चाहिए। एक शानदार परीक्षा हो, निष्पक्ष परीक्षा हो और स्थानीय स्तर पर परीक्षा हो। परीक्षाओं के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि परीक्षाएं कभी भी एक जिले से दूसरे जिले में नहीं होनी चाहिए, परीक्षाएं उसी जिले में होनी चाहिए। ये जो बकवास मचा रखी है दूसरे जिलों में जाके परीक्षाएं दो, इस सबको हम अभिनव राजस्थान में बंद करेंगे। दूसरी बात, इसी से जुड़ी हुई एक बात, आप अपने इंस्टीट्यूशंस कम करो नर्सिंग के। दुनिया भर के संस्थान आपने खोल दिए, नाम मात्र के संस्थान, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आपने खोल दिए। इतने बच्चे डिग्री ले लेते हैं, उनको गलतफहमी हो जाती है कि मेरे पास नर्सिंग की डिग्री है। अब उतना काम नहीं है, ना सरकार में उतना काम है, ना
प्राइवेट में उतना काम है तो कुछ असेसमेंट तो करो कि राजस्थान को हर साल कितने नर्सिंग कर्मी चाहिए। चलो 20% आप ये मान लो हम बाहर के देशों में भेज देंगे, लेकिन कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए आपको उसका अनुमान तो लगाओ, उतने संस्थान रखो। मुझे पता हम जब पढ़ते थे तो राजस्थान में 500 से लेकर 600 डॉक्टरों की वो पीएमटी में वैकेंसीज निकलती थी, और इतने ही वैकेंसी चाहिए थी हर साल। 400-500 डॉक्टर रिटायर होते थे, उतने लोगों की सर्विस लग जाती थी। बेरोजगारी जैसा एहसास ही नहीं था, जब भी आप एप्लीकेशन दो आपको नौकरी मिल जाती थी। प्रोफेशनल डिग्रीज का लिमिट करो, आपने इंजीनियरिंग की ऐसी तैसी कर दी। इतने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस इंजीनियरिंग के खोल दिए कि कोई आदमी इलेक्ट्रिक इंजीनियर अपने आप को बताता, उसको शर्म आती है, मैं डिग्री तो ले रखी लेकिन मुझे तो पटवारी का जॉब मिल जाए तो ये अच्छा है। ऐसे समाज को क्यों उलझाते हो, ऐसे बच्चों को क्यों उलझाते हो? अब उसकी खोपड़ी में घुस गया कि मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है, सरकार में है नहीं, प्राइवेट में जाएगा तो उसका शोषण होगा। और अब सरकार में भी शोषण है, संविदा का मतलब क्या? शोषण। उनको कम करना चाहिए। अभिनव राजस्थान में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति को संविदा पे या अस्थायी रूप से सरकार में नहीं लिया जाएगा, और जितने भी लोग आगे हैं अभी उनको ससम्मान उनकी योग्यता के अनुसार एक बार में व्यवस्थित कर दिया जाएगा, और उसके बाद में जैसे कानूनी बना दिया जाएगा कि कोई भी विभाग संविदा पे किसी बच्चे बच्ची को नहीं लेगा, अस्थायी तौर पे किसी को नहीं लेगा, जो भी आएगा वो स्थायी तौर पर आएगा। लेकिन एक बार की हम लोग जितने भी लोग हैं, अगर जन समर्थन हमको मिला तो जितने भी लोग संविदा के नाम से आगे हैं उन सबको हम लोग सीधे सीधे एडजस्ट करेंगे, अच्छे से एडजस्ट करेंगे और खुशी खुशी एडजस्ट करेंगे। हम लोग ये मानते हैं कि अस्थायी रूप से लेना या संविदा पर लेना केवल शोषण है। अपने बोलते हैं ना, कोने पे गुड़ लगा देना, वो जा नहीं सकता अब कहीं वहां छोड़ के। 7,000-8,000 रुपए में क्या अपने परिवार को पालेगा, कितने सालों तक लटका रहेगा। ये सब व्यवस्थाएं, आंगनवाड़ी की व्यवस्था, पंचायत सहायक की व्यवस्था, नरेगा सहायक की व्यवस्था, कहने को ये पार्ट टाइम है, संविदा पर लगी हुई है, लेकिन इसमें शोषण है। आदमी दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकता, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, वो पूरे दिन इसमें बिजी रहेगा। चाहे आप उसको कंप्यूटर ऑपरेटर लगाओ किसी ठेकेदार के माध्यम से, शोषण है, बेकार है। अभिनव राजस्थान में ये बिल्कुल भी नहीं होगा, और हर साल वैकेंसी निकलेगी। जितने भी लोग रिटायर्ड होंगे उनका एक साल पहले कैलकुलेशन होगा और उसके अनुसार टाइम पर वैकेंसी निकलेगी, और पूरे साल में सितंबर का महीना फिक्स होगा जिसमें सारी परीक्षाएं करा ली जाएंगी एक साथ, और तहसील स्तर पे बहुत एफिशिएंटली। लेकिन संविदा जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। ये राजनेता लोग नहीं समझते कि ये किन के साथ खेल रहे हैं। इनको जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है कि इन परिवारों पे, इन बच्चों पे क्या गुजरती है। ये अपनी मस्ती में रहते हैं बस। हम ऐसा नहीं कर सकते, लोक नीति में ऐसा हो ही नहीं सकता। लोक नीति में लोक पहले है, राज बाद में है। जो नीति बनेगी लोक के लिए, राज के हिसाब से नहीं बनेगी। ये हमारी व्यवस्था होगी, और आखिर में ये जो बेरोजगारी है इसको हम लोग इतिहास बना देंगे। बेरोजगारी जैसी चीज राजस्थान में नहीं रहेगी। हम पहले लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं। और वो कैसे होगी? खेती, पशुपालन और कुटीर उद्योग को हम इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि पूरी दुनिया के लोग राजस्थान से माल ले जाएंगे। लड़कों को फुर्सत ही नहीं होगी, लड़कियों को अपने घर के काम से ही फुर्सत नहीं होगी, इतना पैसा होगा घर में। बेरोजगारी तब मिटेगी। सरकार में कितने लोग जाएंगे? अभी 1% लोग, जितने पढ़े लिखे लोग, इसमें 1% लोग सरकार में जाते हैं। 99% लोग कहने को पढ़े लिखे हैं लेकिन सरकार में उनके लिए कोई जगह नहीं है। कब तक ये तमाशा चलेगा युवाओं के साथ? तो हम दो तरह से परिवर्तन करेंगे। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, और साथ साथ में कृषि, पशुपालन और उद्योग की व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन करेंगे, और उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। हमारी व्यवस्था में किसी ने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है कॉमर्स में, तो उसको दुकान चलाना आना होगा, उसको उद्योग चलाना आना होगा, तभी उसके बीकॉम का कोई मतलब है।
अगर किसी ने बीएससी कर रही की है तो वो साइंटिस्ट होगा। बैचलर ऑफ साइंस का मतलब साइंटिस्ट होगा, वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा जिससे वो समाज को भी कुछ देगा और अपने परिवार को भी पालेगा और दुनिया में भारत का नाम भी करेगा। और हमने पूरी योजना तैयार कर ली है, हम हवा में कोई बात करते ही नहीं है। हम ये जो राजनेता बकवास करते हैं वैसी हम बात करते भी नहीं है। महंगाई मिटा देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे, ये फालतू की बातें हम करते भी नहीं है। हम एक नई व्यवस्था की रचना कर देंगे जिसमें ये सारी चीजें होंगी नहीं, इन पर डिस्कशन नहीं होगा। और एक ही बात होगी उस व्यवस्था में, उत्पादन बढ़ेगा। राजस्थान में इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं दोस्तों, पशुपालन के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में इतनी ज्यादा संभावनाएं यहां पर है कि हम पूरी दुनिया में सबसे आगे खड़े हो सकते हैं। इतना बड़ा स्टेट है, 100 से ज्यादा देश तो हमसे छोटे हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है और ये मैनेजमेंट इन राजनेताओं के बस का सौदा नहीं। ये बस केवल खेलते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से। अभिनव राजस्थान पार्टी का साथ दीजिए दोस्तों, पूरी योजना के साथ, हर सवाल के पक्के स्पष्ट जवाब के साथ हम लोग आपके बीच में। कभी भी किसी भी मंच से किसी भी बात पर ऐसा होगा तो क्या होगा, उसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे, हर चीज का हमारे पास जवाब है। और जवाब अचानक से नहीं आया है, उसके लिए हम 15 साल तक राजस्थान के गांव गांव में घूमे, शहरों में घूमे, परिवारों से मिले, उनको पूछा है आप क्या सोचते हो, आगे कैसे बढ़ोगे। केवल जयपुर दिल्ली में बैठे अफसर थोड़ी सोच सकते हैं कोई आदमी कैसे बढ़ेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में बात कही कि ये जो नर्सिंग में लगे लड़के लड़कियां हैं, इनके परिवार में जाकर देखो क्या फीलिंग आई होगी इनको जब पहली बार ये लेटर आया होगा, कल से आप इस ऑफिस में लग जाइए, सुबह जाइए, शाम को आइए और हर महीने बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, क्या फीलिंग आई होगी। और जब आपने इनको हटाने का ऑर्डर कर दिया तो उनके घर में किस तरह की मायूसी है उसको समझिए। ऐसे मत खेलिए भावनाओं के साथ, बहुत खेल लिया, बहुत खेल लिए। 70-80 साल में आपने खूब मजे कर लिए। आपकी बात आती है तो उसमें विधानसभा में कोई भी प्रस्ताव आप पास कर देते हो। सरकार, विधायकों के पत्ते बढ़ा लेते हो। विधायकों को फोन देना है, आप महंगे महंगे फोन उनको दे देते हो, नहीं पूछते हो कि इसमें सरकार का पैसा कितना लगेगा। आपका एक एक दिन का खर्चा देखो, आप कितना खर्चा है आपका, हवाई जहाज का, हेलीकॉप्टर का। जब भी आप निकलते हो तो पूरी फोर्स, पेट्रोल डीजल कैसे फूंकते हो उसको देखो। कितनी रईसी करते हो आप लोग। और जब ये बच्चों की रोजी रोटी चलने का काम आता है तो आपको आपके अधिकारी समझा देते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, इतना पैसा कहां से लाओगे। हवाई जहाज के लिए कहां से पैसा लाते हो आप। बिना हवाई जहाज के भी तो जा सकते हो ना। गाड़ियां हैं ना राजस्थान, बढ़िया बढ़िया पहुंचा देती है आपको। उस समय क्या होता है, ठीक है गुलाम जनता है, 1000 साल से राजा महाराजाओं की गुलामी की है, मुगलों की गुलामी की है, अंग्रेजों की गुलामी की है, इसलिए बोल नहीं पा रही है, लेकिन बोलेगी एक दिन। हम देंगे उनको जानकारियां, और जानकारी होगी तो ज्ञान बढ़ेगा तो बोलेंगे। अभी तो बोलने को कुछ नहीं उनके पास। अभी तो आपने समाज को बांट रखा है, इसलिए वही बातें बोलते हैं जो उनके परिवार को नुकसान करती है। कहां बोले वो, 6 साल से फसल बीमा कंपनियां लूट रही है पूरे राजस्थान को, कोई बोले? कोई नहीं बोला। हम बोले पहली बार, हमने कहा ये कंपनियां लूट रही है किसानों को। ऐसे इन युवाओं को लूट रहे हो आप, उनके इमोशंस को लूट रहे हो। और मैं जानता हूं फिर वो मालाएं साफा आप तैयार करके बैठे हो। पहले किसी आदमी को भूखा मारो, फिर उसको खाना देके कहो देखो हमने इसको खाना दिया है। भूखा किसने मारा था? किसी आदमी को घायल कर दो, फिर उसको दवाई दो, देखो हम इसको दवाई दे रहे हैं। ये राजनीति है भारत की। और खूब नूरा किस्त खेल रहे हो सरकार, दोनों मिलके, बढ़िया वाली। अब नहीं चलेगा। अब हम जगा देंगे पूरे राजस्थान को। जो भी साथी, जो भी जागरूक नागरिक
अभिनव राजस्थान पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं वो मैसेज करना, लेकिन हमारे साथ जुड़ने की शर्त है आंख मीच के नहीं जुड़ना होता है कि आप भावुक हो गए, आप बोलो हाँ मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है। ऐसे हम पार्टी ज्वाइन नहीं करवाते हैं। ये लोकनीति वाली पार्टी है, राजनीति वाली पार्टी नहीं जो संख्या बढ़ा ले किसी तरह से मिस कॉल करके। हम सदस्य बनाते हैं केवल उनको जिनकी आंखें खुली होती है, जो आत्मा की आवाज पर, दिल की आवाज पर हमारे साथ आते हैं और रेगुलर हमारे साथ रहेंगे तभी, वरना भाग जाएंगे। हमारे साथ आना चाहते हो, आंखें खोलना, दिमाग को खोलना, दिल से आवाज आएगी, आत्मा से टंग टंग आवाज आएगी कि हाँ ये है मेरी पार्टी, ये मेरा संगठन और ऐसा राजस्थान में चाहता हूं, तब हमारे साथ आना और इनबॉक्स में मैसेज करना कि मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं और मैं आत्मा की आवाज पर आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। हमें बहुत खुशी होगी साथ जोड़ के। और जो नर्सिंग कर्मी जयपुर में बैठे हैं, मैं फालतू की राजनीति करने उनके बीच में आके और शोबाजी नहीं करता, लेकिन मैं उनके साथ हूं, मेरी पार्टी उनके साथ है और हम लोग चाहते हैं कि उनके जॉब को कंटिन्यू रखा जाए, उनके साथ धोखा नहीं किया जाए। ऐसा हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं, सरकार को सुझाव देते हैं। आप बाद में भी जब इस वीडियो को देखें तो लोगों तक मेरी भावना को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन यह ध्यान रहे जो भी साथी वहां बैठे हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी तरह की हिंसा नहीं करें, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलें, सरकार झुकेगी। और मेरी सद्भावना उन परिवारों के साथ है जिन परिवारों के बच्चे बच्चियां आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मेरी पूरी भावना उन परिवारों के साथ है। खूब शुभकामनाएं आप सबको। आप ईश्वर करे आप और आगे बढ़े, ये जॉब तो हो, इसके बाद आपका परमानेंट नर्सिंग का जॉब लगे और आपके घर में खुशहाली आए। नमस्कार।